अरे कम से कम एक को जूते मार के भगा तो दो किसी को, सिर्फ इसलिए कि वो दलित है, सिर्फ इसलिए कि वो आदिवासी है, सिर्फ इसलिए कि वो पिछड़ों में पिछड़ा है या मुस्लिम है। दलित समाज के नेताओं को, पिछड़े समाज के नेताओं को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज भी वहां कब किसकी इज्जत चली जाए, कब किसका जान चला जाए, कब किसका मकान लूट लिया जाए, कब आग लगा, कोई इसका गारंटी नहीं है। ये नाम नेहाद हिंदू संगठन है जो कहते हैं मैं हिंदुत्व की रक्षा करता हूं। इस सोच के तहत उस दलित परिवार की पहले तो बच्ची की इज्जत लेने की कोशिश की गई और भाई जब उसकी रक्षा के लिए जाता तो उसकी जान ले ली गई। लेकिन ऐसा कैसे होगा कि दलित की लड़की की इज्जत ले लो, दलित की लड़की के साथ खिलवाड़ कर लो और उसके भाई की जान ले लो? ये कौन सा प्यार है भाई? लेकिन पता नहीं दलित उनको अपने घर में नाश्ता क्यों कराता, ये है ही लात जूता खाने वाला। मुसलमानों की भी वही हालत, दलितों की किसी को त्यागता ही नहीं है। लेकिन मनुवादियों के सबसे बड़े दलाल और चमचे को अपने घर में बैठा के खिला भी रहे हो। और पूरे भारत में होने वाले तमाम एट्रोसिटी को आप अगर कैलकुलेट कर लें तो 90% दलित और मुस्लिम ही मारे जा रहे हैं। 90% दलित और मुस्लिम की इज्जत उछाली जा रही है, उनके दौलत लूटे जा रहे हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकान में आग लगाए जा रहे हैं। ऐसे माहौल में भी दलित और मुस्लिम लीडर अगर चमचागिरी करने में, चापलूसी करने में, जिंदाबाद करने में, कुर्सी हासिल करने में अगर लगे हैं तो भैया फिर तो इस कौम का खुदा। जिस तरह मध्य प्रदेश से एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे सर? रक्षाबंधन से ऐन पहले एक दलित भाई अपनी बहन की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है और बड़ा मार्मिक वीडियो है जहां आपने भी देखा होगा शायद, वो लड़की है अपने भाई के जनाजे पे या मैयत पे, शव पर रो रही है। कैसे देखते हैं हमारा पूरे मामले? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है और ये तस्वीर मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मामा सबके कहलाते हैं, अब वो कैसे मामा हैं, शकुनी मामा हैं या असली मामा हैं, ये तो आने वाले इलेक्शन में लोग देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है समाज के लोगों को और ख़ास करके दलित समाज के नेताओं को, पिछड़े समाज के नेताओं को इसका संज्ञान लेना चाहिए। कानून की बालादस्ती आज भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है मुल्क में, जहां जिसकी जिस कोने में सरकार है, मणिपुर से लेकर कश्मीर तक, तमिलनाडु से लेकर उत्तराखंड तक, हिमाचल तक, जिसकी सरकार है उस दल से जुड़े लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे। वो कुछ भी करने को जुर्म नहीं समझते, यहाँ तक कि जान भी ले लेते हैं, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो। मैं जब बोलता हूं तो मुझे खुद लगता है कि क्या किसी पार्टी का पक्ष लेकर या उसका बचाव कर कर बोलना चाहिए। कई बार मुझे इस बात का एहसास होता है कि जो लोग किसी दल में हैं और वो जब कुछ बोलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो सच बोलने से कतराते हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां, जैसे कहावत है ना, हमाम में सभी नंगे हैं, तमाम पार्टियां कटघरे में खड़ी हैं। लेकिन तमाम राज्यों में आप देख लें, मणिपुर में हुआ, क्या उसको आप हल्के में लेंगे? वो तस्वीर और हुआ मतलब ये कि खत्म नहीं हुआ, आज भी माहौल वही है, आज भी बिल्कुल महाजारा ही है। आज भी वहां कब किसकी इज्जत चली जाए, कब किसका जान चला जाए, कब किसका मकान लूट लिया जाए, कब आग लगाए, कोई इसकी गारंटी नहीं है। मध्य प्रदेश से लगातार, इससे पहले शिवपुरी से एक भयानक तस्वीर आई थी और कई जगहों से ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं जहां जातीयता के आधार पर, बिरादरी की बुनियाद पर, सिर्फ इसलिए कि वो दलित है, सिर्फ इसलिए कि वो आदिवासी है, सिर्फ इसलिए कि वो पिछड़ों में पिछड़ा है या मुस्लिम है, तो साहब आप उसके ऊपर जबरन जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, यहाँ तक कि जान ले लेते हैं। अभी जो तस्वीर आपने रक्षाबंधन की बात की, पूरा देश रक्षाबंधन मनाता है, भारतीय परंपरा है और ये पुरानी परंपरा है, ये हिस्टोरी में इसका जिक्र है। और हिस्टोरी में जिक्र ऐसा है कि महारानी कर्णावती को जब ये लगा कि हमारी हुकूमत पर अमुक अमुक राजपूत हमला करने वाला है, तो जो विदेशी शासक था हुमायूं, बंगाल के दौरे पर था, उसको चिट्ठी भेजी और राखी उसके अंदर डाल के भेजी और अपील की कि आप हमारी रक्षा करें। इतिहास में आता है कि हुमायूं लाव लश्कर के साथ बंगाल जा रहा था, जहाज का तो जमाना नहीं था, वो लौटा, लेकिन जब तक वो पहुंचा तब तक उसकी हुकूमत लुट चुकी थी और कर्णावती इस दुनिया से जा चुकी थी। हुमायूं ने उस राखी की रक्षा के नाम पर
राखी का लाज रखने के नाम पर कसम खाया कि बहन तूने हमें भाई का हक कहकर पुकारा है और राखी भेजी है, तो तुम में इस राखी की कसम है कि मैं बदला उससे लेकर रहूंगा और उस हुकूमत को तहस नहस कर कर महारानी कर्णावती के बेटे को हुकूमत सौंप कर तब हुमायूं आगे बढ़ता। हुमायूं चाहता तो उस हुकूमत को खुद भी ले लेता, लेकिन राखी की पवित्रता यानी भारतीय संस्कृति में एक अहम मकाम है इसका। इसको मजहबी नजर से कौन क्या देखता है ये एक अलग पहलू है। इतिहास में कई बार राखी का जिक्र आता और उसके महत्व को दर्शाया गया। बज़ाहिर वो एक धागा है, लेकिन उस धागे को भारत में जो महत्व है, लेकिन ये कथित तौर पर जो नाम नेहाद हिंदू संगठन है, लेकिन इसी पूरे मैं यहीं आ रहा हूं, ये नाम नेहाद हिंदू संगठन है जो कहते हैं मैं हिंदुत्व की रक्षा करता हूं, मैं भारतीयता की, राष्ट्रवाद की, भारतीय संस्कृति की, न जाने क्या क्या सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन सबको हमेशा वो नीचा दिखाते हैं, हमेशा बदनाम करते हैं और उसी को रौंदते हैं, उसी संस्कृति को रौंदते हैं। आज मध्य प्रदेश की यह घटना इस बात को दर्शाती है कि जिस मनुवादी सोच के तहत, जिस सामंती सोच के तहत उस दलित परिवार की पहले तो बच्ची की इज्जत लेने की कोशिश की गई और भाई जब उसकी रक्षा के लिए जाता तो उसकी जान ले ली गई। लेकिन उसी बेटों को बचाने के लिए माँ भी गई थी उसकी, जिसको कपड़े फाड़ के वहां से इज्जत किया गया। मैं वही कह रहा हूं। और खबर यह है कि उनके तमाम दोस्तों ने मिलकर, तमाम साथियों ने मिलकर, जी हैं वो इसमें संलिप्त हैं, ठाकुर जी तो होंगे ही, वो तो मामा जब ठाकुर है तो वो ठाकुर के बगैर तो कोई उसके साथ, वो बाकी चेले और भी हैं उनके। उसमें ये भी खबर है कि कुछ मुस्लिम भी उनके दोस्त हैं जिन्होंने शादी है उसमें मुस्लिम से। अरे भाई कोई भी, मैं एक बात बता रहा हूं, वो मुस्लिम भी आप पता लगाओ तो ठाकुर साहब के चेले और भाजपा के नेता होंगे। दरअसल ये सत्ता का एक नशा होता है, जैसे शराब का नशा होता है। ये नशा जब चढ़ जाता है सर पर तो फिर वो कानून, संविधान, समाज, बिरादरी, लड़की, औरत कुछ नहीं देखता। उसको ये समझ में नहीं आता कि ये मेरी बहन है, मेरी माँ के बराबर है। ठीक है, प्यार मोहब्बत ये भी एक अहम पार्ट है, ये भी हमारे भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, लेकिन प्यार का मतलब किसी का जान लेना। अगर तुम्हें उस लड़की से प्यार था तो तुम उसके माँ से भी फिर प्यार करोगे, उसके भाई से भी प्यार करोगे, उसकी बिरादरी से भी प्यार करोगे। ऐसा कैसे होगा कि दलित की लड़की की इज्जत ले लो, दलित की लड़की के साथ खिलवाड़ कर लो और उसके भाई की जान ले लो? ये कौन सा प्यार है भाई? लेकिन एक सवाल ये है मौलाना साहब, इस मामले में जिस तरह से अभी आपने देखा होगा, पहले वीडियो वायरल हुआ जिसमें पेशाब वाली घटना देखने को मिली थी, तो उसकी लीपा पोती की गई, उससे साथ बैठा के खाना खिलाया। इस परिवार से भी मिलकर क्यों नहीं शिवराज जी न्याय की आश्वासन दे दिया जाता तो बेहतर होता। जब तक लोग कहते हैं कि कुछ लोग हमेशा जो है जातिवाद की बात करते हैं, आरोप लगता है, भैया मैं जिस तबके का हूं, अगर मेरे उस सेक्शन पर कोई हमला करेगा, हम नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये सवाल पैदा होता। तो जो दलित लीडरान हैं, चाहे वामन मेश्राम हो, चाहे वो क्या कहते हैं मायावती हो, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं चंद्रशेखर हो, चाहे वो क्या कहते हैं चिराग पासवान हो, या सबके दासों के दास रामदास अठावले जो सिलेंडर नतमस्तक कर चुके हैं, पता नहीं दलित उनको अपने घर में नाश्ता क्यों कराता है? ये है ही लात जूता खाने वाला। मुसलमानों की भी वही हालत, दलितों की, किसी को त्यागता ही नहीं है। जान रहा है कि वो मनुवाद के गोद में खेल रहे हैं, अरे कम से कम एक को जूते मार के भगा तो दो, किसी को भगा भी नहीं रहा। मनुवादियों के खिलाफ आप गाली बक रहे हो, लेकिन मनुवादियों के सबसे बड़े दलाल और चमचे को अपने घर में बैठा के खिला भी रहे हो। तो रामदास अठावले, ये सारे लोग सत्ता में जो बैठे हैं दलित, वो 131 सांसद जो सुरक्षित सीटों से जीत के आए वो, और ये जो कथित तौर पर तमाम लीडरान हैं, इनको चाहिए इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाना और उस परिवार को न्याय दिलाना, उस मुजरिम को सलाखों के पीछे भेजना और उस पीड़ित परिवार के मन को दिलासा देना, न्याय और फिर आर्थिक जो कंपनसेशन जिसको हम कहते हैं वो भी चाहिए दिलाना। लेकिन जब आप आवाज नहीं उठाएंगे, जब हम आवाज नहीं उठाएंगे, तो हमारे लोगों का भी, हमारे साथ भी तो हुआ। अलवर में क्या हुआ? सरकार के द्वारा, वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा हमारे नौजवानों को मार दिया गया। पूरे मुसलमान, ये तंजीम जो हमारी चल रही है, ये अपना जनाजा खुद ढो रहे हैं। लेकिन सबकी नजर तो नूह मेवात पे थी ना, अलवर को वो ध्यान ही नहीं दिया।
यही तो बात है, आपकी नजर वैसी है। अरे भाई, इल्म का तकाजा है कि आपकी नजर आधुनिकतम घटनाओं पर पैनी होनी चाहिए। जो लेटेस्ट एक्टिविटीज है पूरी दुनिया में, सिर्फ नूह मेवात की बात है, पूरी दुनिया की तमाम घटनाओं पर आपकी नजर हो, उस पर आपको सोचने समझने उसका हल तलाशने की आपके अंदर सलाहियत हो, तब तो आप रहनुमाई की बात करें। अगर आपके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है, अल्लाह ने आपकी तमाम सलाहियत को सल्ब कर लिया है और आपने कौम की दौलत को छीन लिया है, तो कौम के उन बाशऊर लोगों को ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आकर उन दौलत को छीन लें और सलाहियतमंद लोगों के हवाले करें, जिनके अंदर शऊर है। न सियासी शऊर है, न मजहबी शऊर है, न समाजी शऊर है, कुछ समझने को तैयार नहीं है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कुछ करने को तैयार नहीं, सिर्फ राशन का एक बंडल बनाते हैं, नूह में जाके बांट देते हैं। जहां दंगा होता है वहां राशन बांटने जाते। दंगा पीड़ितों को राशन की जरूरत नहीं है, बात समझिए पहले, और आश्वासन की भी जरूरत नहीं है, उन्हें न्याय की जरूरत है। आप वो काम करें कि आने वाले दिनों में, भविष्य में वैसी घटना की फिर पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ऐसी घटना न घटे, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक मुकम्मल रणनीति होनी चाहिए। आपके पास वो नहीं है। यही दलित लीडरों का भी रोना है और यही मुस्लिम लीडरों का भी रोना है, और पूरे भारत में होने वाले तमाम एट्रोसिटी को आप अगर कैलकुलेट कर लें तो 90% दलित और मुस्लिम ही मारे जा रहे हैं। 90% दलित और मुस्लिम की इज्जत उछाली जा रही है, उनके दौलत लूटे जा रहे हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकान में आग लगाए जा रहे हैं। ऐसे माहौल में भी दलित और मुस्लिम लीडर अगर चमचागिरी करने में, चापलूसी करने में, जिंदाबाद करने में, कुर्सी हासिल करने में अगर लगे हैं, तो भैया फिर तो इस कौम का खुदा हाफिज। एक लास्ट सवाल है मौल साहब आपसे। जिस तरह से भाजपा सरकार महिला सुरक्षा की बात करके सत्ता में आई थी, उसके बाद बिल्किस बानो हो, मणिपुर हो, हाथरस हो, और अब ये मध्य प्रदेश वाला मामला, तो ना तो सरकार को दिखाई देता और ना ही उसकी मंत्री, बाल विकास मंत्री जो संभाल रही हैं, उन्हें ये सब चीजें दिखाई देती हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले? कई लोग हम लोगों से जब ऑफ कैमरा गुफ्तगू करते हैं, आपस में जानने मिलने वाले, तो बोलते हैं आप लोग बोलते हो तो डर नहीं लगता क्या? कई पत्रकार भी बोलते हैं, मैं पत्रकारों से भी कहता हूँ, इसका मतलब हो जाती है ना, इसलिए मैं यही तो कह रहा हूँ। तो अब इस दौर में जहां पत्रकार भी सहमे हों, बोलने वाले जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी सहमे हों, आप बार बार भाजपा का नाम लेते हैं। भाजपा जब जो कुछ बोलकर सत्ता में आई थी, उससे पहले की पार्टियों ने भी वैसा ही कुछ आश्वासन दिया था सत्ता में आने के लिए, लेकिन क्या सच्चाई ये नहीं है कि वो तमाम पार्टियां जो अपने मैनिफेस्टो में लिखती हैं, जो तकरीरों में बोलती हैं, क्या उस पर वो खड़ी उतरती हैं? नहीं उतरती हैं। तो एक सिर्फ भाजपा को घेरने से यही मुसीबत है कि तमाम पार्टियां भाजपा ने ये किया, भाजपा ने ये किया, भाजपा ठीक है, भाजपा के शासनकाल में हुआ, लेकिन जहां कांग्रेस की सत्ता है, जहां सपा उस पे भी करते हैं ना, सब यही सवाल। तो आप मुकम्मल सवाल कीजिए कि तमाम वो राजनीतिक दल और तमाम वो सत्ताधारी जो जहां भी हैं मुल्क के जिस कोने में, क्या उनको अपने कार्यकर्ताओं को ये नहीं बताना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी है? ये नहीं बताना चाहिए कि लोकतंत्र है, यहाँ संविधान से चलेगा ये देश? ये बताना नहीं चाहिए। वो बताते नहीं। अब तुमने हमें वोट देकर जिता दिया, अब तुम्हें हम फ्री कर रहे हैं, लूटो लूटो, मारो, इज्जत लूट लो, दौलत लूट लो। और वही लूट हो रहा, उसी का एक नाम घोटाला भी है, वो भी हर जगह होते हैं। उसी का दूसरा नाम है ये कि इज्जत भी लूटते हैं, दौलत भी लूटते हैं। आपको हैरत होगी कि हुकूमत में आने के बाद वीआईपी लोकेशन की जमीनें ये हुक्मरान जमात के लोग हर जगह लूट रहे हैं। तो हम एक दूसरे को बुरा भला कहने से बेहतर है, मैं समाज के लोगों से कहता हूं, एक दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर, भाषाई भावनाओं से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद की भावनाओं से ऊपर उठकर, मानवता के नाम पर, भारत के संविधान को बचाने के नाम पर, सामाजिक जो समता और समानता और जो जिसको गंगा जमनी तहजीब के नाम से पुकारा जाता, इसकी रक्षा के लिए और मानवता की रक्षा के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को बनाए और मजबूत करने के लिए क्यों नहीं हम गोलबंद होकर काम करें? क्यों हम दलगत भावनाओं के चक्कर में ग्रसित होकर दूसरी की गलती को पकड़ें और अपनी गलती को छुपाएं? मैं समझता हूं ये मसले का हल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।